हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूनि स्टडी हब बाय एम के पांडे। तो देखिए यहाँ पे झारखंड में जेट यानी कि जिन्होंने अपना सपना प्रोफेसर बनने के लिए सजाया है ना, वह आ चुका है। आपका दरवाज़ा खुलने को आ चुका है और यहीं से दरवाज़ा खुलेगा। जेट आप क्वालिफाई कीजिए, प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी और फिर आप उस प्रोफेसर की वैकेंसी को आप भर सकते हैं अगर आप जेट क्वालिफाई हैं तो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भराएगी, क्या एज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग भर सकते हैं इसमें, और कितने आपके पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो सबमिशन डेट है वह आपका 16/9/2025 है। देखिए 16/9/2025 से शुरुआत हो जाएगा और 6/10/2025 तक भराएगा। वो भी कितना समय देख लीजिए, 11:45 PM तक। ठीक है, लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन का, आपने तो फॉर्म भर दिया, अब जो फी जो सबमिशन करना है, आपको फी जो जमा करना है वह आपका 7/10/2025 तक है ना। वो भी कितना, शाम 5 बजे तक। कितना बजे तक? 5 बजे तक। ठीक है, दूसरी बात, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म का फी जमा कर दिया, लेकिन बाय चांस अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका कॉरेक्शन का डेट भी देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉरेक्शन का जो डेट है आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो वह 8 तारीख से लेकर 8/10/2025 से लेकर 10/10/2025 तक शाम 5 बजे तक आपका पोर्टल को खोल दिया जाएगा और आपने जो गलती किया है भैया उसको सुधार लें। ठीक है, तो हालांकि आप लोग गलती ना करें। गलती करने से क्या होता है कि माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर चला जाता है ना, तो इसलिए गलती ना करें। जो भी फॉर्म भरें थोड़ा सा देख कर भरें। थोड़ा सा 5 मिनट लेट ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि चलिए कि ये जो आपका टेस्ट है, झारखंड टेस्ट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जेट हम लोग जिसको कह रहे हैं, ये किसके लिए है समझिएगा। तो ये कहते हैं कि दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एंड एडमिशन इन पीएचडी। अब आप एडमिशन करवाना चाहते हैं पीएचडी में तो आपको जेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। जेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये आप कहते हैं कि चलिए हमने तो जेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इसका वैलिडिटी कब तक है वो देखते हैं। द वैलिडिटी ऑफ जेट सर्टिफिकेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन पीएचडी विल बी फॉर एवर। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा ये। अब देखिए यहां तक तो ठीक है भैया, फॉर्म भर लिए। फॉर्म भरें तो ये किसके लिए है? तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है। दूसरा एडमिशन करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए है। और इसका जो मान्यता है सर्टिफिकेट का वह आपका हमेशा रहेगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन को समझिए, आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा। एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन का बात करते हैं तो ये कंडक्ट करवाएगा OMR पर, है ना। OMR मोड ओनली होगा। ठीक है, OMR पर होगा। दूसरी बात, यहां पे आपका 2 पेपर होंगे। जो एग्जामिनेशन में होगा वो 2 पेपर होगा। अब देखिए यहाँ की बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और दोनों पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ठीक है, ब्रेक बिटवीन पेपर्स। अब देखिए इस दोनों पेपर में आपको कोई ब्रेक मिलने वाला नहीं है। दोनों के लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा और इस दोनों को आपको बनाना है। ठीक है,
यानी कि अब समझिएगा कि अगर जो आपका पेपर 1 है वह 100 मार्क्स का होगा, पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50, यानी कि एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया, है ना। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा पेपर 1 में, द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंड्स टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, it will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, है ना, divergent thinking and general awareness of the कैंडिडेट, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि पेपर 1 जो है वह 50 क्वेश्चन रहेगा, वो 200 मार्क्स का रहेगा। जो आपका जो दूसरा पेपर होगा, पेपर 2 जो होगा, वह 100 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के मार्क्स होंगे 200 मार्क्स। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि आप जिस सब्जेक्ट में भरना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अरे भैया, आप नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो पास कैसे कीजिएगा, तो नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, इस दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग समय नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग समय नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि आपके पास 180 मिनट है, और 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लगा सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करना है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए फॉर्म तो भर लिए भैया, परीक्षा का भी हम लोग समझ गए पैटर्न। अब जो फी है जेट के लिए, जेट के लिए फी क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन में बांटा गया। एक पहला आपका यूएनआर यानी कि जनरल के लिए, दूसरा बांटा गया BC1 BC2 और EWS के लिए, और तीसरा बांटा गया SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए 575 रुपया, कितना, 575 रुपया। BC1 BC2 और EWS के लिए 300 रुपया, कितना, 300 रुपया, और SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बात करिएगा कि परीक्षा का बता दिए कि कितना क्वेश्चन रहेगा। अब सिलेबस क्या होगा, समझिएगा सिलेबस क्या होगा, जेट का सिलेबस क्या होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, गौर कीजिएगा सिलेबस क्या होगा। अगर हम लोग सिलेबस का बात करते हैं, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट या CSIR यूजीसी नेट, यानी कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है तो यूजीसी नेट या CSIR यूजीसी नेट, यानी इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका जेट का रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, जाना है यूजीसी साइट पर और सिलेबस डाउनलोड करना, पढ़ना शुरू कर देना है। द लिस्ट ऑफ द जेट सब्जेक्ट इज, है ना, आपका दिया हुआ है नीचे, देखते हैं कौन कौन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, देखते हैं। चलिए, अब कहता है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन कौन से मीडियम में रहेंगे। देखिए, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर इंग्लिश आपका हिंदी में नहीं रहेगा, बाकी उसको लैंग्वेज पेपर को छोड़कर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब देखते हैं, यहां पे हम लोग करते हैं। अब समझिए यहां पे कि आपके पास इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन वहां पे रहा और हिंदी का रहा। अगर क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में, अगर हिंदी में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है या कुछ भी वैसा लग रहा है, तो आपको किस क्वेश्चन को मानना पड़ेगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम पे। तो चलिए, मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम को समझिएगा। देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास 150 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से और 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का, कुल ये आपका हो गया 100 मार्क्स और ये हो गया आपका 200 मार्क्स, यानी कि कुल कितना हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वह आपका दो नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपके हाथ में 2 नंबर, अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपके हाथ में 2 नंबर है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एकदम यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। आप
जो भी आंसर बना रहे हैं इसमें आपके 150 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए कहता है कि नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्ट। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका जवाब नहीं दिया है, तो आपको आंसर, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि नो टू आंसर ये क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चॉइस वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। 4 में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है, ए बी सी डी में से जो आपको सही लगता है उस ऑप्शन को चुनना। फिर कहता है इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी ambiguous or has multiple correct answer, only those candidates who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be given the credited, है ना, क्रेडिट। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर मान लीजिए किसी आंसर का एक से ज्यादा आंसर है, तो जो आपने आंसर किया है एक से ज्यादा आंसर है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब मान लीजिए ए भी आंसर है, ये भी आंसर है, आपने सही मारा, मिलेगा आपको। इसको भी मार दिए तो भी मिलेगा, इसको भी मार दिए तो भी मिलेगा। चलिए अब देखिए कहता है कि इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर क्वेश्चन गलत है एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, अगर आप क्वेश्चन को उसको छोड़ दिए, देन द 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट, उसी को मिलेगा 2 मार्क्स, उसी को 2 मार्क्स मिलेगा जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कुछ भी आंसर मारा है, ठीक है, उसी को ये 2 मार्क्स मिलने वाला है। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं यहां पे आपका क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जेट के लिए। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, या तो अनरिजर्व कैंडिडेट हो या तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ये आपका इन दोनों का 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। मास्टर डिग्री में यानी कि पीजी में 55% होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद देखते हैं कि अगर BC1 हो, BC2 हो या शेड्यूल कास्ट के हो, SC हो या तो ST हो, या तो ये कोई भी PWBD वाले कैटेगरी के कैंडिडेट हों, उनके लिए 50% मार्क्स चाहिए पीजी में। तो यहाँ पे समझे हम लोग कि BC1 हो, BC2 हो या SC हो या ST हो या तो कोई डिजेबिलिटी वाला कैंडिडेट हो, उनके लिए जो मार्क्स होंगे पीजी में वो कितना होगा, 50% होगा, ठीक है। अगर कहते हैं यहां पे समझिएगा, अब यहां पे एक क्वेश्चन और है कि क्या जो एपियर है, एपियरिंग में है वो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो समझिए यहां पे जो भी मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स में आप जो एपियर्ड हैं, वो अगर कहते हैं कि फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन एंड हु रिजल्ट इन इज स्टिल एवेटेड और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिले, है ना। अगर आपने क्या किया है, एग्जाम दिया है और क्या करते हैं उसका रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मे अल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्ट के लिए, आप इस टेस्ट के लिए, जेट के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा कि अगर किसी के पास पीएचडी डिग्री है, पीएचडी डिग्री होल्डर जो हैं, हुज मास्टर डिग्री लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, उनको 5% मार्क्स में क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अगर वह जनरल हो या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो इसमें 55% में छूट मिलेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, 55 से 50% तक आ जाएगा, और जो इसमें है वो 50 से आप उसका कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये था। अब चलिए यहां पे समझते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट का कोड देखते हैं, क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट, बहुत दिनों के बाद आया है मित्रों, बहुत दिनों के बाद आया है, एकदम तैयारी में लगिए, है ना। चलिए ये रहा आपके पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज है,
कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, जापानीज है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है ना, यानी कि सोशल वर्क है, लॉ है, मैथिली है, उसके बाद मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट है, उसके बाद आपका मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, उसके बाद आपका म्यूसोलॉजी एंड कंजर्वेशन है, म्यूजिक है, ओरिया है, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस एंड ड्रामा, थिएटर भी है, ये आपका पर्शियन भी है, और ये आपका फिलोसफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, संस्कृत भी है, संथाली भी है, सोशोलॉजी भी है, स्पेनिश भी है। उसके बाद ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में जैसे हो है, कुरमाली है, खड़िया है, कुड़ुक है, मुंडारी है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उर्दू है, योगा है, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री भी है, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस यानी कि जियोलॉजी भी है। उसके बाद लाइफ साइंस यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी भी है, मैथमेटिकल साइंस यानी कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स भी है, फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स भी है। अब देखिए यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए समझिएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए, तो अरेबिक में होना चाहिए, बंगाली में होना चाहिए, चाइनीज़ में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में, इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, इन्वायरमेंटल साइंस में, फ्रेंच में, ज्योग्राफी में, जर्मन में, हिंदी में, हिस्ट्री में, होम साइंस में, जापानीज़ में, ये सब में पीजी होना चाहिए। लेबर एंड सोशल वेलफेयर में, सोशल वर्क में, लॉ में, मैथिली में, मैनेजमेंट में, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, है ना, म्यूसोलॉजी एंड कंजर्वेशन में, म्यूजिक में, ओडिया में, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा एंड थिएटर में, पर्शियन में, फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, संस्कृत में, संथाली में, सोशोलॉजी में, स्पेनिश में, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में जो हम लोगों ने देखा। अब इसमें कौन कौन सा देखिएगा, हो में होना चाहिए आपका पीजी, कुरमाली में, खड़िया में, कुड़ुक में, मुंडारी में, खोरठा में, नागपुरी में, पंचपरगनिया में, उर्दू में, योगा में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में या जूलॉजी में, मैथमेटिकल्स में, स्टैटिक्स में, फिजिक्स में, ये सब में आपका क्या होना चाहिए, ये में आपका पीजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, यानी कि आपका एमएससी या एमए होना चाहिए, एमएससी या एमए होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका जेट के बारे में, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।